आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान की विशेषताओं में संघीय शासन व्यवस्था पर। संघीय शासन व्यवस्था ये विशेषता हमने कनाडा के संविधान से ली है और संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ऐसे देखा जाए तो शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जहां केंद्र और राज्य में एक ही प्रकार के कानून और नियम विनियम जो है समान रूप से लागू होते हैं और नियमों और कानूनों में जो है एकरूपता जो है देखने को मिलती है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य का अपना अस्तित्व होता है और केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है और दोनों ही अपने विषयों में रहते हुए विधि निर्माण करने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, अगर विशुद्ध रूप से देखा जाए तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो ये होती है कि संघीय शासन अर्थात संघ जो है राज्यों का एक संघ होता है, अर्थात राज्यों इनकी सबसे अच्छा अर्थात ये है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संघ हमेशा समझौतों का परिणाम होता है। और अनेक राज्य आपस में मिलते हैं और अपनी स्वायत्तता संप्रभुता की रक्षा करते हुए आपस में वह एक समझौता प्रपत्र तैयार करते हैं और वही समझौता जो है वही समझौता राज्यों के बीच जो संघीय शासन का आधार होता है। राज्य जब समझौता करते हैं तो वह लिखित रूप में करते हैं और इसे ही वहाँ का संविधान नाम दिया जाता है। अर्थात संघीय शासन की प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता होती है कि उनके एक लिखित संविधान होता है और उस लिखित संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य जो भी शर्तें समझौते हुए हैं वो लिखित रूप में वर्णित होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, अर्थात यहाँ पर केंद्र प्रायः जो समान हित के मुद्दों पर काम करते हैं और राज्यों को यहाँ पे अलग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर राज्यों को जो है संघीय शासन व्यवस्था में इसकी मुख्य विशेषता एक और होती है कि यहाँ पर राज्य मजबूत होते हैं, केंद्र कमज़ोर होता है, अर्थात राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता, ज़्यादा अधिकार संपन्न जो है यहाँ पर होते हैं संघीय शासन में। तीसरी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात इसलिए रखा जाता है कि संघीय शासन में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसके अनुरूप दोनों जो हैं वह सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं और अपने अपने का अधिकार क्षेत्र में रहते हुए नियम निर्माण कर रहे हैं कि ये देखना सुनिश्चित करना इनका काम होता है। यदि कभी भी अतिक्रमण की स्थिति में, चाहे वो राज्य के द्वारा हो चाहे केंद्र के द्वारा हो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है में अपील करते हैं और वो उसके संबंध में कार्यवाही करता है, विधि सम्मत निर्णय लेता है। एक और बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर राज्यों को जो है यहाँ पर अपना पृथक संविधान होता है, राज्यों के अपने पृथक झंडे होते हैं और साथ ही राज्यों को अलग होने का भी अधिकार जो है यहाँ पर प्राप्त होता है और राज्य की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर प्रायः दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, जिसमें एक वो संघ का नागरिक होता है और दूसरा एक राज्य का नागरिक होता है और साथ ही यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है, अर्थात संघ की कार्यपालिका संघ के विषय में नीति निर्माण योजना निर्माण करती है और राज्य की कार्यपालिका राज्य के विषय में नीति निर्माण योजना निर्माण करने का कार्य करती है। यहाँ पर इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम देखना चाहें तो जैसे अमेरिका है। अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, इसलिए उसके जो झंडे में 50 स्टार जो है बने हुए हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं तो प्रमुख विशेषताओं में एक बार फिर हम इसको देखें तो एक लिखित संविधान होता है, दूसरा केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा होता है, तीसरा यहाँ पर कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक होता है, दूसरा यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, राज्य को पृथक अपना संविधान, पृथक झंडा होता है, राज्य को अलग होने का अधिकार प्राप्त होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है, और एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रायः संघ में जो उच्च सदन होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है, ताकि संघ जब नीति निर्माण करें, विधि निर्माण करें तो उसमें संघ की राज्यों की भागीदारी जो है सुनिश्चित किया जा सके और उसके हितों को वहाँ पर रखा जा सके। इसके लिए इस संदर्भ में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत इसमें से कितनी विशेषताओं को जो है अंगीकार करता है, तो हम देखते हैं कि भारत में जो संघीय शासन की जो मूल अवधारणा है हमने उसे पूरी तरह नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ फेडरलिज्म को अपनाया गया है। इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बाकायदा केंद्र और राज्य, हमारे यहाँ भी संघीय शासन है, राज्यों का संघ है, लेकिन हमारे यहाँ की जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य समझौतों का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य भारत में स्वतः विलय हुए हैं और अभिन्न अंग हैं, और मतलब भारत के अभिन्न अंग जो है माने जाते हैं। इनका अपना पृथक संविधान नहीं है, इन्हें अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, और साथ ही साथ इन्हें अपना अलग झंडा रखने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एकल नागरिकता है, अर्थात जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। राज्य का निवासी हो सकता है लेकिन नागरिक भारत का ही होगा वो, और इस प्रकार बाकी और राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाकी सारी विशेषताओं को तो हम अंगीकार करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक लिखित संविधान है, हमारे यहाँ भी केंद्र और राज्य के मध्य 7वीं सूची में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। हमारे यहाँ भी राज्यों का सदन, उच्च सदन राज्यसभा है। हमारे यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे यहाँ भी दोहरी कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है, और दोनों ही अपने क्षेत्र में नियम निर्माण करने का अधिकार हमारे यहाँ प्राप्त है। तो और इसके अलावा हम अब देखते हैं कि संघीय शासन तो इन विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं हमारे यहाँ हैं। अब हम देखते हैं हमारे एकात्मक शासन के लक्षण क्या है। एकात्मक शासन अर्थात संघ इसमें मजबूत होता है। संक्षेप में देखें तो इसमें संघ मजबूत होता है, राज्य कमज़ोर होते हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम संविधान का विश्लेषण करें तो हमारे यहाँ एकात्मक शासन के भी बहुत सारे लक्षण विद्यमान हैं। जैसे पहला ही हमारे यहाँ कहा गया है कि संघ को अधिकार प्राप्त है नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और करने का अधिकार प्राप्त है। ये पहला जो है यहाँ पे लगता है संघ मजबूत दिखता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आपातकाल के समय जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत जब हमारे यहाँ देश में वित्तीय आपातकाल की स्थापना होती है, तो लगता है कि इस समय पूरी शासन व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, अर्थात राज्य सूची के विषय में नियम निर्माण का अधिकार हमारे यहाँ संसद को प्राप्त हो जाता है, पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। इसके अलावा राज्यपाल का पद भी इंगित करता है कि संघ मतलब केंद्र का राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद हैं और तो सुलझाने का अधिकार हमारे संविधान में केंद्र सरकार को दिया गया है कि केंद्र सरकार इन विवादों को सुलझाएगा। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे अखिल भारतीय सेवाएं में जो चयनित जो होते हैं, राज्यों में इनका नियंत्रण पूरा केंद्र सरकार का होता है, लेकिन काम ये राज्यों में करते हैं और राज्य केवल इन पर निलंबन की कार्रवाई कर सकता है, बाकी पूरे अधिकार केंद्र के पे हैं। साथ ही इसके अलावा और हम देखें तो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग ऐसी संस्था है जो पूरे देश के लिए चुनाव कराता है। वित्त आयोग एक ऐसी केंद्रीय संस्था है जो राज्यों के मध्य हमारे यहाँ करों का बंटवारा करता है। साथ ही साथ
हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण भारत के लिए है ना, यह न्यू इंडिया विज़न अभी हमारे यहाँ बनाया गया है और इसमें ज़रूर राज्यों की सहभागिता है, लेकिन पूरी योजना केंद्रीय स्तर पर ही बनाई जाती है, वहीं से सुपरविज़न किया जाता है। कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है पूरी केंद्र से किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ राज्यों को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा अधिकांश राज्य आज भी वित्तीय संसाधनों हेतु, वित्तीय स्रोत हेतु इनके पास स्रोत कम है और पूर्णतः राज्य पर, केंद्र पर निर्भरता जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें कि हमारे यहाँ जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसमें भी केंद्र को ही ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अर्थात जैसे संघ सूची में 100 जो विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में केवल 61 विषय हैं और 52 विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को नियम निर्माण करने का अधिकार है और यदि दोनों के नियम परस्पर विरोधाभास हैं तो केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होता है वहाँ पर। इसके अलावा हम अवशिष्ट सूची भी संघ के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़रूर जो है संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यह कुछ विशेष परिस्थितियों में कह सकते हैं एकात्मक जो है ज़रूर हमारे यहाँ हो जाती है। और पूर्ण जो संघीय शासन की जो पूर्ण विशेषताएं हैं उसको हमारे यहाँ अभी तक मतलब ग्रहण नहीं किया गया है और इस प्रकार हमारी संविधान की विभिन्न इन्हीं संघीय शासन के लक्षण और एकात्मक शासन के इनकी लक्षण और विशेषताओं को देखते हुए कुछ विश्लेषक कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह, क्योंकि इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के भी अनेक लक्षण और गुण विद्यमान हैं, इसलिए यह इसे अर्ध परिसंघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और वहीं कुछ विचारकों का कहना है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था जरूर राज्यों का संघ है और संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में नियम निर्माण, विधि निर्माण, कानून निर्माण का काम करते हैं, लेकिन आपातकाल के समय हमारे यहाँ जो है शासन व्यवस्था पूर्णतः एकात्मक हो जाती है। इसलिए कुछ विद्वानों का ये कहना है हमारे यहाँ ऐसे तो संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाती है। ठीक, धन्यवाद।